एग्जाम बहुत पास में है, कैसे तैयारी करना है वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर, तो बच्चे आपके इसमें कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। एक पेपर आपका किसका रहेगा? जीके का, और एक पेपर आपका इसमें रहेगा साइंस का। जीके के इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स। तो कुल मिलाकर आपको कितने अंक मिलेंगे? 200 अंक मिलेंगे यहाँ से। ऐसे अपन साइंस की बात करते हैं तो यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स से? 2 मार्क्स से। तो ये भी कितने? टोटल 200 मार्क्स। तो ऐसे कुल मिलाकर आपके लैब असिस्टेंट में टोटल मार्क्स कितने होंगे? 400। तो यहाँ पर अपन कौन से पेपर की बात करेंगे बच्चे? साइंस वाले पेपर की बात करने जा रहे हैं हम। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, एक तो कौन सा टॉपिक? बायोलॉजी, एक इसमें फिजिक्स और एक इसमें केमिस्ट्री। तीनों का वेटेज कैसा है? इक्वल वेटेज है। तो यहाँ पर तीनों ही टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? बायोलॉजी को। उसके बाद में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसको कौन से पढ़ेंगे? केमिस्ट्री वाले। और उसके बाद में पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? फिजिक्स वाले। और नोट्स बहुत ही शानदार है, डट कर तैयारी करना। जिस बच्चे के पास में अब स्ट्रेटजी वो क्लियर कर सकता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे आज डेट है 19 मार्च। अपन 19 मार्च को बात कर रहे हैं, और इसके बाद में आपका एग्जाम है 10 मई। तो टोटल आपके पास में है 52 डेज। तो 52 डेज में आपको कैसे रिवीजन करना है और कैसे सिलेबस को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट। और ऐसे ही नोट्स मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ बच्चे। डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में, बहुत शानदार नोट्स हैं। आपको ये नोट्स टेलीग्राम के लिंक पर भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनके शरीर में विभिन्न क्रियाओं का, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, उनका कंट्रोल किससे होता है? तो अपन कह सकते हैं न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों आपस में इंटीग्रेट होकर, आपस में जुड़कर जंतुओं के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय स्थापित करते हैं। तो बच्चे न्यूरल कंट्रोल होता है वो किससे होता है? तो बच्चे का आंसर है नर्वस सिस्टम से होता है, और इसकी स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, और लॉजी मतलब स्टडी। ऐसे ही केमिकल कंट्रोल होता है वो किससे होता है? बाई एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, और इसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनो मतलब सीक्रेशन मतलब स्राव, लॉजी मतलब स्टडी। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका सीक्रेशन होता है, उनका स्राव होता है, इसलिए यहाँ पर नाम पड़ा है एंडोक्राइनोलॉजी। और जब इन दोनों की स्टडी अपन एक साथ करेंगे बच्चे, मतलब यहाँ पर न्यूरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी बोले तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की स्टडी एक साथ एक ही ब्रांच में अपन करेंगे। उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे बच्चे? उसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान। तो देख लो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बोले तो हॉर्मोन्स। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की इंटरेक्शन कैसे होती है इसको अपन यहाँ पर समझेंगे। तो देख रहे होंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं बच्चे उनको? हॉर्मोन्स। तो एक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे टॉपिक हॉर्मोन्स, दूसरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। विज्ञान की वैसा का जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपका टॉपिक अगला रखा गया है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले अपन किसको पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है और इसका जो फिजियोलॉजी क्या है उसको भी अपन जानेंगे। फिजियोलॉजी मतलब कार्य करने का तरीका क्या होता है इसका, उसको अपन समझते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे कि एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है? थॉमस एडिसन। इसमें क्या होता है बच्चे? एंडोक्राइनोलॉजी में इन दिस द फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स, लोकल हॉर्मोन्स और अदर केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब किस किस के फंक्शन को पढ़ेंगे यहाँ पर? हार्मोन के फंक्शन को पढ़ेंगे, कैसे काम करते हैं, लोकल हार्मोन और अदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं बहुत सारे, उनको यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। देयर कंट्रोलिंग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी आर स्टडीज। इसमें हार्मोन, लोकल हार्मोन, अन्य रसायनों के कार्यों व शरीर पर नियंत्रण प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर।
यहाँ पर दे रखा है कि हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो अंतःस्रावी तंत्र होता है ना, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो किससे बना हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से और हार्मोन से मिलकर बना हुआ तंत्र होता है, वो ही क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, इनको अपन जानते हैं। सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स, आगे पढ़ लेंगे क्या होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स बोले तो अपोषक रसायन होते हैं हार्मोन्स, मतलब शरीर इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता, इसको आगे अपन जानेंगे। अगला टॉपिक है ग्रंथियां क्या होती हैं। तो बच्चे ग्रंथियां क्या होती है जानते हैं, कोशिकाओं का वह समूह जो रसायनों का सीक्रेशन करता है। कोशिकाओं का वह समूह जिसे हार्मोन, एंजाइम व अन्य रसायन स्रावित होते हैं, ग्रंथियां कहलाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम विच हार्मोन्स, एंजाइम्स और अदर केमिकल सब्सटेंस, मतलब यहाँ से ये स्रावित होते हैं, उन्हें अपन ग्रंथियां कहते हैं बच्चे। मतलब आपके शरीर में या जंतुओं के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आपस में एग्रीगेट होकर, एकत्रित होकर कुछ रसायनों का सीक्रेशन करता है, या ऐसे कह सकते हैं एंजाइम, और वहां से बहुत सारे और दूसरे लोकल हार्मोन भी स्रावित होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं ग्रंथियां। अब ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है, क्योंकि जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो बनता है टिश्यू। तो ग्लैंड्स इज द मॉडिफाइड टिश्यू, मतलब टिश्यू मॉडिफाइड हो चुका है किसके लिए, रसायन से स्रावित करने के लिए। कौन से रसायन स्रावित करने के लिए, हार्मोन, एंजाइम और अन्य रसायन स्रावित करने के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। इसलिए कह सकते हैं कि ग्रंथियां एक प्रकार का उत्तक ही है, लेकिन कैसा है, रूपांतरित उत्तक है, मॉडिफाइड टिश्यू है बच्चे। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक का रूपांतरण होता है। ग्रंथियां होती है वो किसका रूपांतरण होती है, उपकला उत्तक का रूपांतरण होती है। और यहाँ पर सारे में लिखा है कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के 4 टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक और नर्वस टिश्यू तंत्रिकीय उत्तक। 4 प्रकार के उत्तक जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं बच्चे। यहाँ पर दे रखा है ग्लैंड्स की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, रसायनों का सीक्रेशन करती हैं, और ये रसायन होते हैं इनसे बाहर आ जाते हैं। बाहर किस में आ जाते हैं, बाहर या तो ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जा रहे हैं तो वो कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर वो किसी डक्ट के माध्यम से जा रहे हैं, किसी डक्ट के अंदर जा रहे हैं, तो वो कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ग्रंथियां हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह, ग्लैंडुलर टिश्यू, क्योंकि इस कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, उत्तक। तो कह सकते हैं ग्रंथियां क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्रंथिल उत्तक है। स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है बच्चे, ध्यान रखना, उपकला उत्तक है विशेष प्रकार का। अगले टॉपिक की अपन बात करें बच्चे, वो देखा है टाइप ऑफ ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो अपन कह सकते हैं ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे होंगे वे ग्रंथियां जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, अपने सीक्रेशन को बिना किसी डक्ट के माध्यम से किस में छोड़ती है, रक्त वाहिका के ब्लड में छोड़ती है, मतलब ब्लड वेसल्स के रक्त में छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है, उन्हें अपन बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या नाम है इनका बच्चा, तो आप कहोगे इसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी। और इनका जो स्राव होता है, सीक्रेशन होता है, उसे बोला गया है हार्मोन से। और ये हार्मोन्स कहाँ जाके अपना फंक्शन करते हैं, टारगेट साइट या टिश्यू या ऑर्गन के पास में जाकर अपना काम कर देंगे। ऐसे ही दूसरी ग्रंथियां कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें अपन बोलते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे बच्चे, बहिस्रावी ग्रंथियां, जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं छोड़ती हैं। अपने सीक्रेशन को पहले वो किस में छोड़ती है बच्चे, डक्ट में छोड़ती है, और डक्ट के माध्यम से वो सीक्रेशन कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर उसको काम करना होता है, टारगेट साइट के पास में जाएगा, और लक्ष्य स्थल पर जाकर वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। और ये जो स्राव है उनको अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। किसके माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से। तो ये तो होती है डक्टलेस और ये होती है डक्टफुल, नलिका युक्त और नलिका विहीन ग्रंथियां। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है आपके सामने है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो वर्ड किसके लिए आता है, असम्मान के लिए, विषम के लिए। मतलब कुछ पार्ट तो इनका किसका होगा, एक्सोक्राइन का होगा, और कुछ पार्ट किससे बना होगा, एंडोक्राइन से। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, इसमें से कुछ पार्ट है वो किसका है, एंडोक्राइन का, और ये अपना सीक्रेशन डायरेक्टली किस में छोड़ रहा है, ब्लड में छोड़ रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन। और ये हार्मोन छोड़ने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। ऐसे ही दूसरा पार्ट कौन सा है इसका, दूसरा पार्ट है इसका किस अपना सीक्रेशन किस में छोड़ रहा है, एक डक्ट में छोड़ रहा है, नलिका के अंदर, और फिर नलिका से होता हुआ कहाँ जा रहा है, टारगेट साइट के पास, और टारगेट साइट के पास में जाकर अपना काम कर रहा है। तो ऐसी ग्रंथि कौन सी होती है, एक्जो, मतलब ये पार्ट तो इसका कौन सा है, एक्जो पार्ट है, और ये इसका कौन सा है, एंडो पार्ट है।
तो एक्जो और एंडो से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड संयुक्त ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। तो बच्चे यहाँ पर आपके शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती है बहिस्रावी, और कुछ होती है मिश्रित ग्रंथियां। शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी होती हैं, तो देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है आपके शरीर में, तो अपन कहेंगे सर ये कौन कौन सी है। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो ग्रंथियां जो डायरेक्टली अपने सीक्रेशन को रक्त में छोड़ती हैं। डू नॉट हैव डक्ट, इनके पास में खुद की डक्ट नहीं होती है, इसका मतलब कैसी होती है, डक्टलेस होती है, नलिका विहीन होती है। बच्चे ध्यान रखना, ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका विहीन, इनके पास में कोई नलिका नहीं होती। अपना सीक्रेशन किस में छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। सीक्रेशन क्या है, हार्मोन है, और ये ब्लड से होता हुआ किसके पास जाएगा, टारगेट साइट के पास, और अपना काम करेगा। ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जो एंडोक्राइन होती है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस और एड्रिनल। ऐसे बात करें बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, बहिस्रावी, रिलीज देयर सीक्रेशंस थ्रू डक्ट, डक्ट में छोड़ती है और कहाँ पहुंचाती है, बॉडी सरफेस और केविटीज के अंदर छोड़ देती है ले जाकर। और ये ग्रंथियां कैसी होती है, डक्टफुल होती है बच्चे, नलिका युक्त होती है, इनके पास में खुद की नलिका होती है, तो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती है शरीर में, सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि जो किसका सीक्रेशन करती है, लार का। स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि जो किसका सीक्रेशन करती है, पसीने का। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस बोले तो ऑयल सीक्रेट करने वाली ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट है बच्चे। लैक्रिमल ग्लैंड जो आपकी जो आंखें होती है आईज, उसके अपर सरफेस पर जो ग्लैंड प्रेजेंट है जो आंसू स्रावित करती है, टीयर ग्लैंड। ऐसे जोयस ग्लैंड जो आपकी आईलेसेस होती हैं, जैसे ये क्या है, हेयर है, हेयर किसी ना किसी कैविटी में प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल के अंदर, यहाँ पर सीक्रेशन हो रहा है ऑयल का, तो ये कौन सी ग्लैंड कर रही है, जोयस ग्लैंड। ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए मादाओं के पास में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती है, वो भी कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होती है। अपना सीक्रेशन कहीं ना कहीं डक्ट में छोड़ती है, इसलिए उनको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड करते हैं बच्चे। ऐसे अपन बात करते हैं बच्चे वो कौन सी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड से, मतलब जो दोनों से बनी होती है। परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन रखती है, मतलब यहाँ पर ये दोनों ही मिश्रित टाइप की होती है। कौन सी ग्लैंड से, ये वाली हेटेरोक्राइन ग्लैंड से मिश्रित ग्रंथियाँ होती है। जैसे अपन बात करें पेनक्रियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड है बच्चे। ऐसे ही टेस्टिस और ओवेरी होती है, ये भी कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है बच्चे। कुछ पार्ट होता है इनका एंडोक्राइन होता है और कुछ पार्ट होता है एक्सोक्राइन होता है। ऐसे ही बच्चे अपन बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, अंग जनन कैसे होता है शरीर में, तो अंग जनन को अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेल की बॉडी में प्यूबर्टी आने के बाद में क्या बनता, सॉरी फीमेल की बॉडी में क्या बनता है, तो आप कह सकते हो फीमेल की बॉडी में क्या आने के बाद में, प्यूबर्टी आने के बाद में बनता है ओवम, मतलब अंडाणु कहाँ बनता है, तो बच्चे का आंसर है सर ये अंडाणु होता है फीमेल की बॉडी में बनता है प्यूबर्टी आने के बाद में। कौन से डिवीजन से बनता है, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, अगुणित होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं इसमें, 23। ऐसे अपन बात करते हैं शुक्राणु कहाँ बनते हैं, नर के शरीर में बनते हैं बच्चे, मेल के शरीर में बनते हैं। कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन से। तो यहाँ पर भी ये कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। लेकिन जब यहाँ पर ये शुक्राणु और अंडाणु, ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर ये कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, बोले तो निषेचन। और निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो बच्चे का आंसर होता है मादा शरीर की कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। अंडवाहिनी में भी कहाँ होता है बच्चे, तो बच्चे का आंसर है सर एम्पुला में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही ओवम और स्पर्म का क्या हो जाता है, निषेचन कंप्लीट हो जाता है तो बनता है युग्मनज, जाइगोट। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, इस युग्मनज के पास में एक सेट क्रोमोसोम का कहां से आ रहा है, ओवम से, और एक सेट कहां से आ रहा है, स्पर्म से। तो इसके पास में टोटल कितने सेट हो गए, 2 सेट, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 से। और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय युग्मनज कैसा होता है, तो बच्चे का आंसर है एक कोशिकीय। फिर इस युग्मनज में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ये ध्यान रखना, युग्मनज में कौन सा डिवीजन, तो बच्चे का आंसर माइटोसिस। फिर इसमें क्या होता है बच्चे, एक सेल से बनती है 2 सेल, 2 से बनती है 4, 4 से 8 और 8 से 16, तो 8 सेल और 16 सेल, 8 और 16।
8 कोशिकीय की अवस्था और 16 कोशिकीय की अवस्था को अपन बोलते हैं मोरूला। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? मोरूला। मोरूला के बाद में क्या बनता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनता है बच्चे, और ब्लास्टुला से क्या बनता है? गेस्ट्रुला बनता है, गेस्ट्रुला अवस्था। और जब गेस्ट्रुला अवस्था के बाद की अपन बात करते हैं बच्चे, वो कौन सी अवस्था आती है? गेस्ट्रुला के बाद में आती है, तो अपन कहेंगे सर इसमें 3 लेयर बनती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोड्रम, बीच वाली जो लेयर बनती है उसे बोलते हैं मेजोड्रम, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे अपन बोलेंगे एक्टोड्रम। मतलब कुल मिलाकर इस गैस्ट्रुला का जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोड्रम, बीच वाली को क्या बोलते हैं? मेजोड्रम, और सबसे अंदर वाली होती है वो होती है एंडोड्रम। और इन्हीं तीनों जननिक स्तरों से इन्हें क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। बोले तो जननिक स्तर। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? जननिक स्तर। और इन्हीं जननिक स्तरों से जंतुओं के शरीर में सभी अंगों का और ऊतकों का विकास होता है। जर्म लेयर्स डेवलप एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। शरीर के अंदर ये तीनों ही जर्म लेयर विभिन्न प्रकार के अंगों का और विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। इसी को अपन बोलते हैं अंग जनन, बोले तो ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कि ग्रंथियों की उत्पत्ति कहां से होती है, कौन से स्तर से होती है। ओरिजिन ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों की उत्पत्ति इन एम्ब्रियो, भ्रूण के अंदर ग्रंथियों की उत्पत्ति कौन से जननिक स्तर से होती है। तो बच्चे जंतुओं के शरीर में होती है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है, उनकी ओरिजिन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म लेयर। कुछ की ओरिजिन होती है एक्टोड्रम से, कुछ की होती है एंडोड्रम से, और कुछ की होती है मीजोड्रम से। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 99% है। तो स्टूडेंट देख लो आप, ये जो बहिर्चर्म है एक्टोड्रम, उससे कौन कौन सी ग्रंथियों की ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट है? मेडुला पार्ट। ट्रिपल स्टार है बच्चे। मतलब एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। जब आप एड्रिनल ग्लैंड को देखते हो तो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? किडनी की अपर सरफेस पर प्रेजेंट है। दोनों ही किडनी पर 2 एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और इसमें होता है एक पार्ट तो बाहर वाला और एक पार्ट होता है इसके सेंटर वाला। जो इसे अधिवृक्क ग्लैंड का सेंटर वाला पार्ट होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चे? इसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, मध्यांश बोलते हैं इसको। मध्य में है तो क्या नाम है इसका? मेडुला। जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है बच्चे, एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर की साइड में होता है इसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो होता क्या है बच्चे, इस एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स, तो इस कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट किसका बना हुआ है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इंपोर्टेंट, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और इसका एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है, इनर पार्ट, वो किसका बना हुआ है? एक्टोड्रम से बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड की जो ओरिजिन होती है वो कैसी है? एक्टो मीजोडर्मल, मतलब दोनों से ही होती है। तो कॉर्टेक्स तो किससे बना हुआ है? कॉर्टेक्स किससे बना है? मीजोडर्म से। और मेडुला किससे बना है? एक्टोड्रम से। तो आंसर क्या होगा? एक्टोमीजोडर्मल। ऐसे ही अपन बात करते हैं एनिमल्स, मतलब जंतुओं के शरीर में एंडोड्रम से कौन कौन सी ग्लैंड्स बनती हैं? तो थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पैनक्रियाज। इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? एंडोड्रम से। और मीजोड्रम से कौन कौन सी बनती है? टेस्टिस, ओवरी, और यह भी आपको बता दिया। मीजोड्रम से कौन सा पार्ट बनता है? मीजोड्रम से कॉर्टेक्स से, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स और मेडुला वाला। मेडुला मतलब मीजोड्रम से नहीं है, मेडुला मतलब एक्टोड्रम से है, और कॉर्टेक्स किससे है? मीजोड्रम से है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करें, वो इसमें दे रखा है बच्चे, कंपोनेंट्स दैट मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र को बनाने वाले घटक कौन कौन से होते हैं? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था बच्चे कि अंतःस्रावी तंत्र होता है वो हार्मोन प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है। अंतःस्रावी तंत्र होता है हार्मोन प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स। अंतःस्रावी तंत्र की अपन बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से। और जंतुओं के शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप है। ऑर्गेनाइज्ड बोले तो संगठित, और नॉन ऑर्गेनाइज्ड बोले तो असंगठित। संगठित और असंगठित 2 प्रकार की ग्लैंड से मतलब ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसमें कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर फाउंड इन क्लस्टर, ग्रुप और टिश्यूज फॉर्म। मतलब हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, समूह के रूप में पाई जाती है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है? ऑर्गेनाइज। मतलब
इकट्ठी होकर, संगठित होकर किसी हार्मोन को बना रही है तो उन्हें अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड कौन सी होती है? मतलब हार्मोन तो बनाती है, हार्मोन बनाती है लेकिन वो संगठित होकर नहीं बना रही है। वो कैसी है? स्केटर्ड फॉर्म, बिखरी हुई अवस्था, मतलब वो संगठित नहीं है, स्केटर्ड फॉर्म में एंजाइम और हार्मोन बना रही है तो उन्हें अपन बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स। तो आप देख रहे होंगे कौन कौन से होते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स? जीआईटी, लीवर, किडनी और हार्ट। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नली, वहां से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो होता है जीआईटी। लीवर बोले तो यकृत, वृक्क और हृदय, यहां से भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं तो ये भी क्या होते हैं? नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स को अपन जानते हैं क्या होते हैं बच्चे। द वर्ड हार्मोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे ड्राइव हुआ है ये? ग्रीक वर्ड होर्माओ, और होर्माओ का मतलब होता है टू एक्साइट और स्टिमुलेट, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। टू एक्साइट और स्टिमुलेट, एक्साइट और स्टिमुलेट करने वाला सब्सटेंस, वो क्या होता है? हार्मोन। डिस्कवर्ड बाई बेलिस और स्टार्लिंग। सबसे पहले हार्मोन को किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर बेलिस और स्टार्लिंग। और वो भी कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन बच्चे? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? बेलिस ने और स्टार्लिंग ने। किसमें? जंतुओं में। टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, और ये शब्द किसने दिया है? स्टार्लिंग ने दिया है। हार्मोन शब्द किसने दिया है? तो बच्चे का आंसर होता है सर ये तो स्टार्लिंग ने दिया है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड सब्सटेंसेस एंड रिक्वायर स्टिमुलेशन टू परफॉर्म देयर फंक्शन। मतलब हार्मोन क्या होते हैं? स्रावी पदार्थ होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? स्रावी पदार्थ होते हैं सर। और इनके स्टिमुलेशन के लिए, इनके सीक्रेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। बोले तो प्रेरण, बाहर से क्या मिलना चाहिए? प्रेरण मिलना चाहिए। तो फिर ग्रंथियों से क्या स्रावित हो जाते हैं? हार्मोन स्रावित हो जाते हैं। तो स्रावित एंड कार्य करने के लिए प्रेरण की आवश्यकता होती है। दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रंथि से बहुत बड़ी मात्रा में हार्मोन स्रावित हो जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं। हार्मोन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं? ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ट्रेस अमाउंट में, और काम बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन अमाउंट बहुत कम है लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं बच्चे। ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी और केमिकल मैसेंजर, मतलब इनको बोलते हैं प्राथमिक और रासायनिक मैसेंजर भी इनको बोलते हैं बच्चे। हार्मोन्स आर वर्क स्पेसिफिक, अच्छा पॉइंट। हार्मोन्स कैसे होते हैं? फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन सभी काम कर लेगा बॉडी में, एक काम के लिए एक हार्मोन होता है बच्चे। एक काम को करने के लिए एक ही हार्मोन होता है, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर क्या करता है? मेंटेन। तो इंसुलिन का क्या काम होता है बच्चे? इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स के अंदर डालना, कोशिकाओं के अंदर डालना। तो उसका फंक्शन कैसा है? स्पेसिफिक है, एक काम के लिए एक हार्मोन। तो इसलिए कैसे होते हैं? वर्क स्पेसिफिक। फॉर एवरी स्पेसिफिक फंक्शन, एवरी स्पेसिफिक फंक्शन ए स्पेसिफिक हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड, एक विशिष्ट हार्मोन चाहिए बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करें वो है इसमें, मोस्ट हार्मोन्स आर वाटर सोल्यूबल एंड इजीली डिफ्यूज इन टिश्यूज। अधिकांश हार्मोन जल में घुलने वाले होते हैं। हार्मोन्स आर डेस्ट्रॉयड आफ्टर यूज आने के बाद में क्या हो जाते हैं? डेस्ट्रॉय, सो दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब हार्मोन अपना काम करने के बाद में बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। अपवाद, एक्सेप्शन कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो बॉडी में काम करने के बाद में स्टोर हो जाता है, डेस्ट्रॉय नहीं होता बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये है कि जब ये अपना काम कर देते हैं हार्मोन टारगेट साइट पर, तो फिर इनको डेस्ट्रॉय कौन करता है? तो आंसर लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी हार्मोन को डिकम्पोज करने का काम करती है। रिमूव एंड डिकम्पोज हार्मोन्स फ्रॉम द ब्लड, द प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। और जो इनका जो डिकम्पोज करने के बाद में जो प्रोडक्ट होता है उसको फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा बच्चे। दे कैन नॉट रीयूज, वापस यूज नहीं होते। डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बट दे रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल। हार्मोन होते हैं वो किसी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
लेकिन ये उस सेल की बोले तो टारगेट सेल जहां पर उसको काम करना होता है, किसको, हार्मोन को, उस टारगेट सेल की को रेगुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रही होगी। जैसे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई काम तो नहीं करता लेकिन वो क्या देता है, डायरेक्शन देता है छोटे भाई को। ऐसे ही यहाँ पर काम वही है। बच्चे हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, लेकिन वो रेगुलेट भी करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नो न्यूट्रिएंट्स, अपोषक रसायन होते हैं, क्योंकि इनसे बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे बॉडी में इनका वजन होता है वो 10,000 डाल्टन से कम होता है, इसकी वजह से बॉडी इनको पहचान नहीं पाती। बॉडी कैन नॉट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हॉर्मोन्स, रीजन क्या है, वेट ऑफ हार्मोन लेस देन 10,000 डाल्टन, शरीर पहचान नहीं पाता, बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज। हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक, मतलब ये कैसे केमिकल है, नॉन एंटीजेनिक होते हैं बच्चे। मतलब जैसे ये शरीर में सीक्रेट होते हैं, ब्लड के अंदर, रक्त में स्रावित होते हैं, तो इनका इस रक्त के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक, इनका कोई एंटीजन नहीं है बॉडी के अंदर, तो नॉन एंटीजेनिक है, ध्यान रखना। नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब हार्मोन होते हैं वो जातीय विशिष्ट नहीं होते बेटे, मतलब ये प्रजाति या जातीय विशिष्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट, जातीय विशिष्ट नहीं है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना। हार्मोन जातीय विशिष्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी में काम कर रहा है, जैसे इंसुलिन, वो किसी दूसरे की बॉडी में भी काम कर रहा होगा, सेम फंक्शन कर रहा होगा, इसलिए ये जातीय विशिष्ट नहीं होते बच्चे। इसका अगला पॉइंट है, हार्मोन अफेक्ट ओनली दोज ऑर्गन्स इन विच स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड रिसेप्टर ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है, जैसे एग्जाम्पल से समझते बच्चे, ये ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें कितनी लोब होती है, 2 लोब। आगे वाली लोब होती है, इसे अपन बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब। एक होती है इसमें पोस्टीरियर लोब। एडिनोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे बोलते हैं ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। और ACTH हार्मोन होता है वो केवल और केवल किसके ऊपर काम करता है, किडनी के ऊपर पाए जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि इस ACTH हार्मोन के रिसेप्टर किसके पास में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के पास में होते हैं। तो ये ACTH हार्मोन किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से कहाँ पर जाएगा, अपनी टारगेट साइट के पास में। इसकी टारगेट साइट कहाँ पर है बच्चे, एड्रिनल ग्लैंड के पास में है, और वहाँ पर इसका जो रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है, उसके साथ में जाकर ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। तो यही तो इसमें लिखा है कि हॉर्मोन्स अफेक्ट ओनली दोज ऑर्गन्स इन विच स्पेसिफिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट, जहाँ पर उसका रिसेप्टर होता है वहीं पर जाके काम करता है। जैसे ACTH का रिसेप्टर केवल कहाँ पर है, एड्रिनल ग्लैंड के पास में है, कहीं दूसरी जगह ये काम नहीं करेगा। नोट की अपन बात करें, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड एनिमल हार्मोन कौन सा है बच्चे, एनिमल हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। लेकिन प्लांट हार्मोन कौन सा है, पहला खोजा गया ऑक्सिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो बच्चे आंसर क्या दोगे, सिक्रेटिन। लेकिन उसने ये लिख दिया कि फर्स्ट खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है, तो आंसर ऑक्सिन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो इसमें दे रखा है, हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कार्य के आधार पर हार्मोन को 2 भागों में बांटा गया है। कार्य करने के आधार पर हार्मोन्स को कितने भागों में बांटा गया बच्चे, तो बच्चे का आंसर है सर 2 भागों में। कार्य करने के आधार पर हार्मोन्स को कितने भागों में बांटा गया है बच्चे, 2 भाग। पहला भाग कौन सा है, सिनर्जिस्टिक, और दूसरा भाग कौन सा है, एंटागोनिस्टिक। नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, मतलब ऐसे हार्मोन जो एक साथ काम करते हैं मिलकर और एक जैसा काम करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक। ऐसे हार्मोन जो एक साथ काम करते हैं मिलकर, वो क्या कहलाते हैं, सिनर्जिस्टिक। वे हार्मोन जो एक साथ कार्य करते हैं तथा समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, सिनर्जिस्टिक। वे हार्मोन जो कार्य में परस्पर विपरीत होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन करते हैं, प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। यहाँ पर वर्क टुगेदर साथ साथ एंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझे, ल्यूटिनाइजिंग और FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, सिनर्जिस्टिक। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मेलाटोनिन। MSH इंक्रीज करता है पिगमेंटेशन स्किन के अंदर, और मेलाटोनिन क्या करता है, पिगमेंटेशन को डिक्रीज करता है। मतलब एक तो स्किन में डार्कनेस को बढ़ाता है और एक डार्कनेस को कम करता है। इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगला एग्जांपल TCT और PTH। TCT का पूरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन और PTH का पूरा नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन।
TCT क्या करता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। लेकिन PTH इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो एक तो कम करता है और एक ज़्यादा करता है, और इस प्रकार से दोनों ही हार्मोन रक्त के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। तो एक तो बोन्स की मोटाई को बढ़ाता है बच्चे, क्या करता है TCT क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम को उठाकर किसके ऊपर डाल देता है, बोन्स के ऊपर, इसलिए ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन PTH क्या करता है, बोन्स के ऊपर से कैल्शियम को उठाकर किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बच्चे। दोनों का फंक्शन कैसा है, अपोजिट। तो कह सकते हैं कैसे हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ऐसे ही अगला एग्जांपल है ग्लूकागोन और इंसुलिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो बच्चे का आंसर होता है सर ये तो पैनक्रियाज, अग्नाशय से स्रावित होते हैं दोनों ही हार्मोन। अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है, और बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है बच्चे। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती है पैनक्रियाज में। तो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो किसका सीक्रेशन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर किस में डाल देता है, सेल्स में, कोशिकाओं में डाल देता है। तो एक ब्लड में क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है, और एक ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। दोनों का फंक्शन कैसा है, अपोजिट फंक्शन। इसका मतलब ये भी कैसे है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे इसमें है फेरोमोन्स क्या होते हैं। अच्छे पॉइंट है दोनों ही। फेरोमोन्स मतलब ये ऐसे केमिकल होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं तो हार्मोन के जैसे ही है, मतलब हार्मोन होते हैं उसके जैसे ही काम करते हैं और हार्मोन के जैसे ही होते हैं। लेकिन हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन फेरोमोन्स होते हैं बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं। क्या काम करते हैं देखते हैं। केमिकल सिग्नल्स सिमिलर टू हार्मोन्स बट दे एक्ट आउटसाइड द बॉडी, मतलब काम कहाँ करते हैं, बॉडी के बाहर करते हैं बच्चे। मोस्टली रिलीज्ड एक्सटर्नली, ज़्यादातर कहाँ रिलीज किए जाते हैं, शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चे, तो बच्चे इनके फंक्शन की अपन बात करें वो दे रखा है, मेट अट्रैक्शन। इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे मेल और फीमेल इंसेक्ट, तो इनको आपस में मिलाने के लिए, मतलब फीमेल क्या करती है, कुछ केमिकल छोड़ती है एनवायरमेंट में, मतलब फीमेल इंसेक्ट एनवायरमेंट में कुछ केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल एनवायरमेंट में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से मेल उस फीमेल की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सेक्सुअल सिग्नलिंग, तो इनका फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल सिग्नलिंग, बोले तो मेट अट्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं बच्चे, फेरोमोन से होते हैं। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका सीक्रेशन कहाँ से होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का बच्चे, तो अपन कहेंगे लोकल टिश्यू। लोकल टिश्यू होते हैं उसके आसपास, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं वो एक केमिकल सीक्रेट करते हैं, वो कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और इनको अपन बोलते हैं पेराक्राइन हार्मोन, पेराक्राइन हार्मोन्स। और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, लोकल टिश्यू से, इसलिए इनको अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लोकल हार्मोन कौन सा होता है, तो आंसर प्रोस्टाग्लैंडिन। टिश्यू डैमेज, कहीं पर चोट लगने से टिश्यू डैमेज हो गया या इन्फेक्शन हो गया किसी डिजीज या किसी पैथोजन का इन्फेक्शन डिजीज में, तो इन्फेक्शन पर लोकल इन्फ्लेमेशन, बोले तो पर्दा है, सूजन आ जाती है बच्चे, क्या आ जाती है, सूजन, और वहाँ पर क्या होता है, दर्द पैदा करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। कहीं पर इन्फेक्शन होने से या टिश्यू डैमेज होने से, चोट लगने से सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर किसका सीक्रेशन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का, और वहाँ पर दर्द पैदा करता है ये, बोले तो लोकल इन्फ्लेमेशन। अगले पॉइंट की अपन बात करें वो बच्चे इसमें दे रखा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मैंने बोला था आपको अंतःस्रावी तंत्र कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से। एक तो कौन सा भाग है इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और दूसरा भाग कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले केमिकल, बोले तो रसायन, बोले तो हार्मोन्स। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कितने प्रकार की थी बच्चे, 2 प्रकार की, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित। असंगठित कौन कौन सी थी, GIT, लीवर, हार्ट और किडनी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, संगठित ग्रंथियाँ। संगठित ग्रंथियाँ होती है वो कैसे होती है बच्चे, तो संगठित ग्रंथियाँ होती है समूह में रहती हैं, आपस में क्लस्टर बना के रहती है, गुच्छा बनाकर रहती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है बच्चे, तो देखें कौन कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है बच्चे। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि, पीयूसी का पढ़ेंगे डिटेल में सबको। एक कौन सी है, पीनियल, ये ऊपर थोड़ा सा पीछे की साइड में मटर के दाने के आकार की पीनियल ग्लैंड 2 नंबर की। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे, थायराइड। यहाँ पर जो आप जो नेक है ना, गर्दन, इसमें आगे की साइड में कौन सी ग्लैंड है, आगे की साइड में कौन सी है, थायराइड। तो थायराइड के जस्ट पीछे कौन सी है, पैराथायराइड। तो ये कौन सी, 4th नंबर की पढ़ेंगे, कौन सी, पैराथायराइड। 5th नंबर अपन कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चे, थाइमस। जो आपकी चेस्ट होती है ना, इस चेस्ट में एक ग्लैंड है यहाँ पर, वो कौन सी है, थाइमस।
थाइमस के बाद में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है बच्चे? किडनी की अपर सरफेस। किडनी की अपर सरफेस होती है, वहाँ पर अपन किसको पढ़ेंगे? किडनी की अपर सरफेस पर अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, अधिवर्क ग्रंथि। एक है इसमें कौन सी? पेनक्रियाज, ये वाली पेनक्रियाज, इसको अपन पढ़ेंगे अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में टेस्टिस और ओवेरी। टेस्टिस और ओवेरी ग्रंथियों का काम भी करते हैं और ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग का काम भी करते हैं। गोनाड्स बोलते हैं इनको बच्चे, क्या बोलते हैं? गोनाड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? गोनाड्स बोला जाता है, टेस्टिस और ओवेरी को। तो कुल मिलाकर अपन यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ेंगे? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, सबको पढ़ेंगे डिटेल में। तो बच्चे अपन बात करें सबसे पहले कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अपन जो ग्लैंड पढ़ेंगे वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कैसे फंक्शन करती है इसको अपन जानते हैं। कौन कौन से हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं बच्चे? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? प्यूस ग्रंथि और प्यूसिका। क्या बोलेंगे इसको? प्यूसिका। प्यूसिका, प्यू सही करना बच्चे इसको, प्यूटिका नहीं है, ये क्या है? प्यूसिका। तो सबसे पहले जो कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओरिजिन कहाँ से होती है बता दिया आपको? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से बनती है। इसका वेट होता है वो होता है 0.5 to 0.6 ग्राम। कलर कैसा होता है बच्चे? रेडिश ग्रे, धूसर लाल। और इसकी पोजीशन क्या है वो भी अपन देखते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि होती है, उसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क, कहाँ पर है? क्योंकि मस्तिष्क के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बोले तो फोर ब्रेन के डायेंसिपेलोन भाग के हाइपोथैलेमस भाग से इनफंडिबुलम वरंत द्वारा जुड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। डायेंसिपेलोन, हाइपोथैलेमस की जो छत होती है ना, हाइपोथैलेमस की छत को क्या बोलते हैं? डायेंसिपेलोन। तो डायेंसिपेलोन भाग के हाइपोथैलेमस भाग से इनफंडिबुलम वरंत द्वारा जुड़ी हुई होती है। मतलब ये नीचे जो ये वरंत है छोटी सी ये वाली, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम वरंत। और ये किसके साथ में जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस के साथ में। ये कौन सी ग्लैंड है? पीयूष ग्रंथि। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसकी छत होती है ना, छत, उस छत को अपन क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस का नीचे वाला पार्ट होता है ना, फर्श, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और बीच में जो पार्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल है ये? थर्ड वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट एपिथैलेमस, नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। और इन तीनों से जो स्ट्रक्चर बनती है वो बोलती है डायेंसिपेलोन। क्या बनता है? डायेंसिपेलोन। और बीच में कौन सी कैविटी है? थर्ड वेंट्रिकल। और इस थर्ड वेंट्रिकल में क्या भरा हुआ होता है बच्चे? इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसकी जो छत होती है इसके साथ में एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, एपिफाइसिस सेरेब्री। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री। ऐसे ही पीयूष ग्रंथि होती है उसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो एपिथैलेमस के साथ में जुड़ रही है तो क्या कहेंगे? एपिफाइसिस सेरेब्री। और अगर ये हाइपोथैलेमस के साथ में जो ग्लैंड जुड़ रही है तो इसके अपन क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो पीयूष ग्रंथि को भी पढ़ेंगे और पीनियल ग्लैंड को भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये इनफंडिबुलम वरंत के साथ में जुड़ी हुई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये पीयूष ग्रंथि होती है बच्चे, इसके चारों तरफ एक बोन की कैविटी है। मतलब एक बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। चारों तरफ किसकी कैविटी है? बोन्स की बनी हुई एक कैविटी है, एक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं, ये कपाल बोले तो क्रेनियम की स्पिनोइड हड्डी। कौन सी हड्डी बच्चे? स्पिनोइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक खांच में स्थित होती है। कौन सी खांच होती है वो बच्चे? बोन्स की बनी हुई कौन सी खांच है? तो ये ध्यान रखना है, सेला टर्सिका। मतलब पीयूष ग्रंथि होती है वो बोन्स की बनी हुई कौन सी खांच में स्थित होती है? तो आंसर सेला टर्सिका, कैविटी ऑफ बोन, सेला टर्सिका। कौन सी हड्डी है वो? स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड बोन की बनी हुई एक छोटी सी कैविटी है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। अगले पॉइंट की अपन बात करें इसमें बच्चे दरकार पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसे होती है? तो अपन कह सकते हैं मटर के दाने के समान। जो मटर का दाना होता है उसके समान इसकी आकृति होती है, मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि में कितने पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। देख रहे होंगे बच्चे, ये ऊपर क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड है? इसके नीचे ये ग्लैंड है एक, ये वाली, ऐसे। इस ग्लैंड को बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। और पीयूष ग्लैंड के अंदर कितनी लोब होती हैं? 2 लोब। यहाँ पर ये दिखा रखा है इसमें ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चे यहाँ पर देखो, पीयूष ग्लैंड होती है, उसमें कौन कौन से लोब होते हैं? तो इसमें कितने लोब हैं? 2 लोब। अगले जो आगे वाली लोब होती है उसे अपन बोलते हैं अग्र पीयूष, बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब अग्र पीयूष।
और पीछे वाला जो लोब होता है, ये वाला लोब होता है, इसे अपन क्या बोलेंगे, पश्च प्यूस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस स्टेल्क के माध्यम से हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी हुई होती है, इस स्टेल्क को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी स्टेल्क को अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम स्टेल्क, इनफंडिबुलम वरंते। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो पियूस ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ में जिस स्टेल्क से जुड़ता है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इसमें कितने लोब होते हैं, 2 लोब। आगे वाले लोब को अपन बोलते हैं अग्र पियूस और पीछे वाले को बोलते हैं पश्च पियूस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आप देख रहे होंगे अग्र पियूस है, इसका क्या नाम है, एडिनोहाइपोफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पीछे वाला जो पार्ट है पश्च पियूस, इसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब इसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस और इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस बच्चे। और दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप अग्र पियूस की बात करते हो तो इसमें जो इसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये बीच वाला पार्ट है और एक ये आगे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, अग्रपाली, और बीचले वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे बच्चे, बीच वाला पार्ट है उसको मध्यपाली। बोले तो फोर लोब और मिड लोब। और पीछे वाले जो लोब है इसे बोलते हैं हाइंड लोब। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी लोब बन गई, 3 लोब। एडिनोहाइपोफाइसिस में कितनी लोब है, 2 लोब। और न्यूरोहाइपोफाइसिस में कितना लोब है, 1 लोब। तो टोटल कितने लोब हो गए, 3 लोब। एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 लोब कौन कौन सी हैं, फोर लोब और मिड लोब। फोर लोब को अपन क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। मिड लोब को अपन क्या बोलते हैं, बीच वाले लोब को, इस बीच वाले लोब को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया बच्चे। और ऐसे न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है पीछे वाला, इसी को क्या बोलते हैं, पश्चपाली हाइंड लोब, बोले तो पार्स नर्वोसा। नाम से ही पता चलता है नर्वोसा, न्यूरोहाइपोफाइसिस नर्वोसा। बीच वाले को पार्स इंटरमीडिया, बीच में है तो इंटरमीडिया, और आगे वाले को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। तो पियूस ग्रंथि के टोटल कितने लोब हो गए, 3 लोब्स। इंपॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पर कौन सी है कि जो इसका जो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है ना, पीछे वाला पार्ट, वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है, किसके माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से। मतलब इस वाले पार्ट को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इसके लिए आता है एक पोर्टल सिस्टम। यहाँ से एक आता है पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, इसलिए इसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। इसको आगे समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम जो मैंने आपको अभी बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके 2 पार्ट हैं। आगे वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में कितने लोब हैं, 2 लोब। आगे वाले लोब को बोलते हैं फोर लोब, बोले तो पार्स डिस्टेलिस। बीच वाले लोब को बोलते हैं मिड लोब, बोले तो पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरोहाइपोफाइसिस में केवल एक ही लोब होता है, इसे बोलते हैं हाइंड लोब, पार्स नर्वोसा। मतलब इसका नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, उधर का पियूस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। मतलब पियूस ग्रंथि होती है, उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसको अपन समझते हैं। पियूस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। पियूस ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, सबको पता है बच्चे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे है पियूस ग्लैंड, तो उसका नाम है मास्टर ग्लैंड। क्योंकि पियूस ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और पियूस ग्लैंड क्या करती है, बॉडी में और जितनी भी ग्लैंड्स होती है उनको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसका मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बोले तो हेड मास्टर। तो मास्टर ग्लैंड क्योंकि यह है प्रेरक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रेरक, बोले तो ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन जो किसी ग्रंथि से स्रावित होते हैं लेकिन किसी दूसरी ग्रंथि को जाके कंट्रोल करते हैं। तो वो कौन से हार्मोन होते हैं, ट्रोपिक हार्मोन। स्टिमुलेटर हार्मोन का स्राव करती है, कौन से हार्मोन का स्राव करती है, ट्रोपिक हार्मोन्स का। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से ट्रोपिक हार्मोन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपिक हार्मोन आपके सामने रखे गए हैं। एक तो कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन JDH, GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH। कौन कौन से होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बच्चे, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वाले सारे के सारे हार्मोन होते हैं ना, ये ऊपर वाले ये वाले हार्मोन, वो कहाँ से स्रावित होते हैं बच्चे, तो आप कहोगे अग्रपाली से, बोले तो पार्स डिस्टेलिस से। लेकिन एक हार्मोन कौन सा, MSH इंपॉर्टेंट है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिगमेंटेशन को डिक्रीज करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, इंक्रीज, सॉरी ये तो क्या करता है, इंक्रीज, और मेलाटोनिन क्या करता है, डिक्रीज। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन करवाता है, कौन सी कोशिकाओं से, मेलेनोसाइट कोशिकाओं से।
और ये कहाँ से सीक्रेट होता है ये वाला हार्मोन MSH? तो आप कहोगे मध्य पाली से, पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है। ऐसे ही दो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? पार्स नर्वोसा से, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो पीछे वाला लोब होता है उसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा से कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं? दो हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन, जिसको बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप कहोगे पार्स नर्वोसा से। वैसोप्रेसिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसर पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा के कितने हार्मोन है? दो हार्मोन है, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक कौन सा है? वैसोप्रेसिन। पार्स इंटरमीडिया का केवल एक हार्मोन है, वो कौन सा है? MSH। और बाकी हार्मोन होते हैं वो कहाँ से आते हैं बच्चे? पार्स डिस्टेलिस से सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया को ही अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चे कि ये हार्मोन कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, उनका रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो वो कैसे करता है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और नीचे वाली कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो बच्चे हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन तो कौन सा है? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं हाइपोथैलेमस के? 7। और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, संदमक हार्मोन। ये कितने होते हैं? 3। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट या स्रावित करता है बच्चे। और ये सारे के सारे हार्मोन कौन कौन से हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन मिलकर के किसको नियंत्रित करते हैं? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सामने है, तो इसमें आगे वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पीछे वाला पार्ट है इसे अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो इसका जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ना बच्चे, वो डायरेक्टली किससे कंट्रोल है? पोर्टल सिस्टम से कंट्रोल है। वो किससे कंट्रोल हो रहा है? पोर्टल सिस्टम। ये एक पोर्टल सिस्टम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है बच्चे। ये पोर्टल सिस्टम कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। और यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ क्या होते हैं? सेल्स। तो यहाँ से सीक्रेशन होता है किसका बच्चे? ब्लड के साथ में। ब्लड के साथ में किसका सीक्रेशन होता है? तो आप कहोगे रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पर आ जाते हैं बच्चे? रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो आप कहोगे कुछ न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स होते हैं यहाँ पर, किसके पास में होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास में। तो कुछ तो किसका सीक्रेशन करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन का। कुछ किसका करते हैं? इनहिबिटरी हार्मोन का। और ये हार्मोन इस सिस्टम से होते हुए किसके पास में आ जाते हैं? इन सेल्स के पास में आ जाते हैं। किसकी सेल्स? पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स के पास में। और यहाँ पर कौन कौन से सेल्स होते हैं बच्चे? तो बच्चे का आंसर है सर, यहाँ पर होती है S, T, C, G और L, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। 5 टाइप सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके पास में? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। और इनका कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। वहाँ से कौन से हार्मोन आते हैं? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और जिस सिस्टम से वो आ रहे हैं उसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको वजह? तो जिस सिस्टम से होते हुए ये हार्मोन आ रहे हैं, कौन से हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, उस सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ध्यान रखना इसका, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ से अपन बात करते हैं ये वाली सेल किसका सीक्रेशन करती है? 5 टाइप ऑफ सेल किसके पास में होती है? तो बच्चे का आंसर होता है सर, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होती है। और यहाँ पर ये करती है जैसे एस मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोले तो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। थायरोट्रोपिक हार्मोन बोले तो TSH का सीक्रेशन करती है। कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोले तो ACTH MSH का सीक्रेशन करती है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन LH और FSH गोनाड्स पर काम करने वाले हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और L सेल किसका करती है? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मिल्क फॉर्मेशन एंजाइम हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती है, इनका सीक्रेशन करती है ग्रोथ हार्मोन का, TSH का, ACTH और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन का। लेकिन अपन बात कर रहे थे बीच वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो कौन सा रहा है? MSH। ये वाला MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से आता है बच्चे। और ये वाले हार्मोन किससे आ रहे हैं? पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस को अपन क्या बोल रहे हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। लेकिन इसके न्यूरोहाइपोफाइसिस की अपन बात करते हैं तो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, इससे भी हार्मोन रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, मतलब ऑक्सीटोसिन
और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सीक्रेशन किससे हो रहा है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। लेकिन ये जो कंट्रोल हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? आप देख सकते हो इसका जो कंट्रोलेशन हो रहा है, आप देख रहे हो डायरेक्टली न्यूरॉन से हो रहा है, डायरेक्टली न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कहाँ से कंट्रोल होता है? डायरेक्टली न्यूरॉन के कंट्रोल में है, और यहाँ से यह हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। कौन सा? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन पार्स नर्वोसा से सीक्रेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनफंडिबुलम रंध्र क्या होता है? प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का अतिवर्धित भाग क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम रंध्र कहलाता है, जिसके माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो बच्चे ध्यान रखना, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? एडीएच। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं अगर ग्रंथि के 5 प्रकार के हार्मोन जो भी बता दिया आपको मैं। डिफरेंट टाइप हार्मोन कौन कौन से? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन टीएसएच, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एलएच और एफएसएच, और लैक्टोट्रोपिक हार्मोन प्रोलैक्टिन। एसएच का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएच का मतलब क्या होता है? ट्रोपिक हार्मोन। और सोमा का मतलब होता है काय, मतलब बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने वाला, इसलिए इसका नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन। बच्चे हाइपोथैलेमस में 2 प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है, आप देख रहे होंगे। एक न्यूक्लियाई तो यानी एसओएन और पीवीएन। हाइपोथैलेमस में कितने प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है? तो हाइपोथैलेमस में 2 प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है। एक तो कौन सी? एसओएन सुप्रा और पीवीएन पैरा। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई किसमें पाई जाती है? तो आपको ये सर ये तो हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। क्या काम करती है? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, देख सकते हो क्या काम है इनका। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई वैसोप्रेसिन बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का संश्लेषण करता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई किसमें? हाइपोथैलेमस की किसका संश्लेषण करता है? वैसोप्रेसिन। ऐसे ही पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, इसमें देर का है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करें अपन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। सबसे पहले अपन किसको पढ़ रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 पार्ट आते हैं बच्चे, एक तो आती है पार्स डिस्टेलिस और एक आता है पार्स इंटरमीडिया, मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस को पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं, वो कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रोलैक्टिन। क्या काम करता है? प्रोलैक्टिन नाम से पता चला है, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, लैक्टे, लैक्ट मतलब दूध बनाने वाला, मिल्क बनाने वाला हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है बच्चे, इसलिए इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम उसकी मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन से हार्मोन की वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बनना स्टार्ट होता है। यह दूध निर्माण, मिल्क फॉर्मेशन के लिए स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करता है, मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क बनाने के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं MTH, मेमोट्रोपिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स को दूध बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम है मेमोट्रोपिक हार्मोन। अगला हार्मोन स्टूडेंट दे रखा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा बच्चे। कहाँ से सीक्रेट होता है? तो आप कहोगे अग्रपीयूष ग्रंथि से, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसे क्या भी बोलते हैं? सोमा मतलब बॉडी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, बॉडी ग्रोथ को बढ़ाने वाला या रेगुलेट करने वाले हार्मोन। ग्रोथ रेगुलेटरी फैक्टर को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ये स्टिमुलेट करता है बच्चे। वृद्धि नियामक घटक, जिससे शारीरिक वृद्धि व विकास होता है। शरीर की वृद्धि भी होती है और शरीर का विकास भी होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों ही होते हैं। किसकी वजह से? STH की वजह से। और ये वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन अस्थि, बोन्स, कार्टिलेज, उपास्थि, लिगामेंट, स्नायु, टेंडन, कंडरा, मसल्स, पेशी आदि में निश्चित व आनुपातिक वृद्धि करवाता है। मतलब ग्रोथ ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ कम भी नहीं होनी चाहिए, ये बैलेंस होनी चाहिए। तो कौन सा हार्मोन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है बच्चे तो भी समस्या है, और कम हो जाता है तो भी समस्या होती है, इसमें डिजीज हो जाती है। तो ये आनुपातिक ग्रोथ का मतलब यही होता है कि एक प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए। ये हार्मोन बच्चों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बच्चों में किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पोषक तत्वों के विखंडन को बढ़ाता है। मतलब बच्चे होते हैं उनको जल्दी भूख क्यों लगती है? क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
वसा आदि पोषक तत्वों का क्या करवा देता है, विखंडन, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तभी तो बच्चे होते थकते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है और उनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनका विखंडन बढ़ता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों में इससे ग्लूकोज, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटोजेनिक प्रभाव इसे बोलते हैं। अगर कोई हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है तो उस हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन, और उस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट, डायबिटोजेनिक प्रभाव। और ये किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। अगर कोई हार्मोन किसी बच्चे में या पर्सन के अंदर रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है तो उसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, और ग्लूकोज लेवल बढ़ता है इसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन। हाइपो मतलब कमी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, बोनापन, ड्वार्फीज में बच्चों की हाइट बहुत कम हो जाती है, बच्चे कम रह जाती है, सर्कस के जोकर कहलाते हैं, मिजेट्स की तरह रह जाते हैं। लेकिन अगर ये किस में हो जाए, वयस्क में, वयस्क में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो बीमारी का नाम है साइमंड्स डिजीज। समय से पूरा उसमें क्या आ जाता है, बुढ़ापा। ट्रिपल स्टार लगा देना, यहाँ पर क्वेश्चन बनने की चांस। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से मतलब हाइपरसिक्रेशन ज़्यादा बन जाए तो क्या हो जाएगा, बच्चों में डायबिटीज में महाकायिता या अतिकायिता, बच्चों में शारीरिक वृद्धि अत्यधिक तीव्र होती है, दानवाकार शरीर हो जाता है, दानव के जैसा, राक्षस के जैसा। और वयस्क में अगर ऐसा हो जाए तो, वयस्क में अगर हाइपरसिक्रेशन हो जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो एक्रोमेगेली बोले तो शीर्ष अंगों में वृद्धि हो जाती है, जैसे नाक, ठोड़ी और कान, नोज, चिन और ईयर, इनमें ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस बीमारी को बोलते हैं एक्रोमेगेली। ये ग्रोथ हार्मोन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में बच्चे अपन बात करते हैं, अगला हार्मोन इसमें दे रखा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अग्रपीयूष ग्रंथि का अगला हार्मोन कौन सा है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करने वाला हार्मोन आता कहाँ से है, अग्रपीयूष ग्रंथि से। काम कहाँ पर कर रहा है बच्चे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव और संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, सीक्रेशन और सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन, TSH। TSH और हार्मोन कहाँ से आता है बच्चे, सबसे पहले अपन कहेंगे TSH रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है बच्चे। और ये रिलीजिंग हार्मोन किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से किसके पास में जाता है, अग्रपीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाता है। कौन सा रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा रिलीजिंग हार्मोन, TSH। TSH हार्मोन ब्लड से, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से बच्चे। और फिर यहाँ पर ये एंटीरियर लोब के पास में जाने के बाद में फिर क्या करेगा, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेगा और उस हार्मोन को नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट, प्रेरित करने वाला हार्मोन। और ये किसके पास में जाएगा बच्चे, ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जाएगा थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर के पास में, क्योंकि प्रत्येक हार्मोन के क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर, विशिष्ट ग्राही होते हैं। तो ये किसके माध्यम से गया, ब्लड के माध्यम से, और वहां पर जाकर ये क्या हो गया, उस रिसेप्टर के साथ में जाकर बाइंड हो गया। और बाइंड होने के बाद में अब ये उसी थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, बोले तो सीक्रेट करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट। और थायरोक्सिन होता है, उसके टाइप है T3 और T4, मतलब T3 और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है इसमें ACTH। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड पर काम करने वाला हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन, ACTH रिलीजिंग हार्मोन, मतलब रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं यहाँ से, 7। तो यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन कौन सा, ACTH रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से किसके पास में आता है, पोर्टल सिस्टम से होता हुआ, हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम होता है ना, उससे होता हुआ किसके पास में आता है, एंटीरियर लोब के पास में। और एंटीरियर लोब के पास में आकर यहाँ से जो हार्मोन सीक्रेट करवाता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, ACTH। और ये ACTH हार्मोन किसके माध्यम से बच्चे, ब्लड के माध्यम से किसके पास में जाएगा, जहाँ पर इसका रिसेप्टर होता है वहाँ पर ये चला जाएगा। इसका रिसेप्टर किसके पास में होता है, तो बच्चे का आंसर होता है कि सर इसका रिसेप्टर तो एड्रीनल ग्लैंड के पास में होता है। मतलब ACTH का रिसेप्टर किसके पास में होता है, एड्रीनल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। ACTH हार्मोन का रिसेप्टर किसके पास, तो बच्चे का आंसर सर इसका रिसेप्टर तो एड्रीनल ग्लैंड के पास में होता है। और एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है
बाहर की साइड में और एक होता है अंदर की साइड में। अंदर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेडुला मध्यांश बच्चे, और बाहर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कोर्टेक्स। तो आप देख रहे होंगे एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स से ये एक हार्मोन रिलीज करवाता है। ACTH हार्मोन कहाँ से आ रहा है, अग्रपीयूष ग्रंथि से, एंटीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसका रिसेप्टर किसके पास में है, एड्रिनल ग्लैंड के पास में। एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स से, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। तो कोर्टेक्स से किसका सीक्रेशन करवाता है, कोर्टिकोइड्स का, मतलब कोर्टिकोइड हार्मोन का। और मेडुला से किसका सीक्रेशन करवाता है, कैटेकोलमिन से। मतलब ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से 2 हार्मोन सीक्रेट करवाता है। एक हार्मोन तो कौन सा है, कोर्टिकोइड, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, कैटेकोलमिन से। कोर्टिकोइड कहाँ से सीक्रेट होता है, कोर्टेक्स से, और कैटेकोलमिन कहाँ से सीक्रेट होता है, मेडुला से। तो 2 पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि के कितने पार्ट है, 2 पार्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, रीनल ऑर्गन। किडनी कैसा ऑर्गन है, रीनल ऑर्गन। नेक्स्ट हार्मोन की अपन बात करें, वो बच्चा दे रखा है इसमें GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडो मतलब गोनाड्स पर काम करने वाला हार्मोन। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जनद प्रेरक हार्मोन। जनद बोले तो टेस्टिस और ओवेरी, वर्षण और अंडाशय को प्रेरित करने वाला हार्मोन। GTH कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कौन सी पिट्यूटरी, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और किसको प्रेरित करता है, गोनाड्स बोले तो अंडाशय और वर्षण को प्रेरित करता है। और यहाँ से फिर 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करवाता है बच्चे, एक तो कौन सा, LH और एक FSH। मतलब GTH हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करवाता है। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है, गोनाड्स वाला हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, इसमें LH व FSH का मेल गोनाड्स पर प्रभाव क्या होता है, बात करें तो टेस्टिस। मतलब LH और FSH होते हैं वो टेस्टिस पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, ये तो क्या है बच्चे, टेस्टिस। और टेस्टिस के बाहर के सारे हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, बहुत अति कुंडलित संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस। और जब आप इस टेस्टिस को अंदर से देख रहे होते हैं तो इसमें होते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और यहाँ पर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का अपन क्या ले रहे हैं, TS हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का जब आप TS लेते हो, ट्रांसफर सेक्शन लेते हो बच्चे, तो यहाँ पर देखो आप, इसका जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो, किसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल का, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी। इसके अंदर होती है 1, 2 और 3, 1, 2, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। शुक्र जनन नलिकाएं, कौन सी नलिकाएं होती हैं इसमें, 1 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं एक लोब्यूल के अंदर। और एक लोब्यूल के अंदर जब आप इसका TS लेकर देखते हो, जैसे मान लो ये आपके पास में मार्कर है, सामने से तो ये कैसे दिख रहा है, लीनियर, लेकिन जब आप इसका TS लेकर सामने से देख रहे होते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं इसका, तो ये आपको कैसे दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा बच्चे। तो यहाँ पर जब आप इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का TS लेते हैं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको किसके जैसे दिखाई देती हैं, सर्कल के जैसे दिखाई देंगी। 1, 2 और ऐसे मान लो इसके अंदर कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है, मैक्सिमम 3, कम से कम कितनी हो सकती है, 1। अब होता क्या है बच्चा, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अपन क्या मानते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। मतलब टेस्टिस की सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है सर। जैसे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। लंग्स, फेफड़ों की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई। किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर अपन कहेंगे टेस्टिस की सबसे छोटी यूनिट कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब आप इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हो बच्चे, जैसे मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको आपने काटा और सामने से देख रहा है। जब बच्चा इसको सामने से देखता है तो इसके इनर लाइनिंग, अंदर की साइड में उसकी लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है। यहाँ पर कुछ सेल साइज में बड़ी होती है, कुछ सेल साइज में क्या होती है बच्चे, बड़ी होती है साइज में, और कुछ सेल्स क्या होती है, साइज में छोटी होती है। बड़ी सेल्स मतलब 2 डिफरेंट टाइप सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। बड़ी सेल है उसका नाम क्या है, यहाँ पर बड़ी सेल का नाम है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिकाएं। और जो छोटी सेल होती है यहाँ पर, इन छोटी सेल को अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें क्या बोलेंगे बच्चे, स्पर्मेटोगोनिया। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बड़ी सेल होती है, इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो स्पेस है बच्चे, इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश, अंतराली अवकाश।
और इस अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टेशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। मतलब इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर जो स्पेस आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस, अंतराली अवकाश। और अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं अपन अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टेशियल सेल्स। इन्हीं का दूसरा नाम है लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स से बाद में किसका सीक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। प्यूबर्टी आने के बाद में लीडिंग सेल्स किसका सीक्रेशन करती है? तो आंसर क्या दोगे? टेस्टोस्टेरोन। बोल तो एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का मेन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही अपन बात करें बच्चे, यहाँ पर ये क्या है? हाइपोथैलेमस, इसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ से प्यूबर्टी आने के बाद में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले ब्लड के थ्रू किसके पास में आता है? एंटीरियर लोब के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं बच्चे। FH और HH को क्या बोलते हैं? ICSH भी बोला जाता है इसको। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सबसे पहले ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के माध्यम से किसके पास में आता है? लीडिंग सेल्स के पास में आता है। और लीडिंग सेल्स के पास में आकर किसका सीक्रेशन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन का सीक्रेशन करवाता है बच्चे। ऐसे ही दूसरी साइड FSH हार्मोन क्या करता है बच्चे? दो प्रभाव उत्पन्न करता है, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो किसके ऊपर है? स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर। स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर कैसा फीडबैक देता है? पॉजिटिव फीडबैक। और एक प्रभाव यह किसको देता है? सर्टोली सेल को देता है बच्चे। दोनों को देता है, सर्टोली सेल को भी देता है और स्पर्मेटोगोनिया को भी देता है। जैसे ही FSH हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया सेल को क्या देता है? स्टिमुलेशन देता है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन से क्या बनेंगे बच्चे? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म। शुक्राणु का निर्माण करती है, इसलिए इन सेल्स को बोलते हैं मदर सेल ऑफ स्पर्म। और जब बहुत सारे जो स्पर्म बन जाते हैं तो इनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन पाने के लिए कौन सी सेल होती है? सर्टोली सेल्स। तो शुक्राणु को क्या देती है? न्यूट्रिशन, पोषण। और क्या देती है? सपोर्ट, आलंबन प्रदान करती है, इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं? नर सेल ऑफ स्पर्म। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? LH और FSH का प्रभाव किसके अंदर है? मेल गोनाड टेस्टिस में दिखाई देता है बच्चे, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर ये वाला हार्मोन लीडिंग सेल का ध्यान रखना। सर्टोली सेल क्या करती है? शुक्राणु को पोषण देती है। स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? FSH। FSH किसको देता है फीडबैक? स्पर्मेटोगोनिया को भी और सर्टोली सेल को भी बच्चे। और ये आपको मैं पहले बता दिया था, इन्फंडिबुलम प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। इस प्रकार से आप किसके अंदर? मेल के अंदर, नर के अंदर या पुरुष के अंदर LH और FSH को पढ़ चुके हो बच्चे। इन मेल LH का प्रभाव, पुरुष में LH हार्मोन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ LH हार्मोन इन मेल। कौन सा प्रभाव होता है बच्चे? यह पुरुष में अंतराली कोशिका इंटरस्टेशियल सेल को टेस्टोस्टेरोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है, इसलिए LH को ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल बोले तो लीडिंग सेल को स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। मतलब LH को क्या भी कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? तो आप कहोगे टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाने के लिए। LH वर्षण शुक्रजनन, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। मतलब LH हार्मोन होता है वो शुक्राणु को बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कौन सा है? LH। इसके बाद में अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है FSH का प्रभाव इन मेल। मेल में FSH का क्या प्रभाव है? यह पुरुष में वर्षण की स्पर्मेटोगोनिया व सर्टोली सेल को प्रेरित करता है। स्पर्मेटोगोनिया को भी और सर्टोली सेल को भी प्रेरित करता है, जिससे शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करने की वाली सेल्स होती है, सर्टोली सेल को भी प्रेरित करता है, दोनों को भी प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है बच्चे इसमें इन फीमेल के अंदर, फीमेल की अपन बात करते हैं तो फीमेल के अंदर LH और FSH हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें फीमेल के जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर ओवा कैसे बनता है। बच्चे, जब कोई फीमेल अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रही होती है, जब कोई फीमेल एम्ब्रियो अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, तो उसी टाइम उसकी जो टेस्टिस होती है उसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं? फॉलिकल्स। मिलियंस नंबर ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स टेस्टिस में, सॉरी, ओवरी में बन जाते हैं। लेकिन जब वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है 9 मंथ, तो उसके बाद में उसका होती है डिलीवरी पार्चुरेशन।
पार्टिवेशन के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5 ऐसे करते करते उसमें आ जाएगी 12 और 13 ईयर प्यूबर्टी। तो जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है तो बहुत सारे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं और उसके पास में कुछ फॉलिकल्स ही बचते हैं। मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स थे उसके पास में, लेकिन जैसे वो प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है तो उसके पास में कुछ फॉलिकल्स बचते हैं, लेफ्ट ओवरी में भी और राइट ओवरी में भी। और प्यूबर्टी आने के बाद में इसमें से क्या होगा बच्चों, FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, क्योंकि ये फॉलिकल्स है इनका नाम है प्रीमोडियल फॉलिकल्स, इमैच्योर फॉलिकल्स। और इमैच्योर फॉलिकल्स की अपन बात करते हैं तो फीमेल के अंदर एक ओवा का डेवलपमेंट होता है, वो एक साइकिल से होता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, 8वां चक्कर। और ये 8वां चक्कर कितने दिन का होता है, 28 to 29 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे होता है बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसके पास में आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है, GTH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो क्या करेगा, ये करेगा FSH का सीक्रेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के माध्यम से किसके पास में आ जाएगा, ओवरी के पास में आ जाएगा बच्चे, अंडाशय के पास में। और अंडाशय के पास में आकर, जैसे मान लो यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है, फॉलिकल्स है बच्चे, ये वाले बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन क्या करता है, इसमें से किसी एक फॉलिकल के साइज को बड़ा कर देगा, साइज को, डोमिनेंट फॉलिकल हो जाएगी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका साइज, तो डोमिनेंट फॉलिकल। और ये डोमिनेंट फॉलिकल होती है वो सीक्रेट करती है, किसका सीक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन का और इनहिबिन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन का सीक्रेशन करती है। अब क्या होगा बच्चे, इसमें से केवल ये बहुत सारी फॉलिकल्स है, इसमें से एक फॉलिकल ही डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फीमेल के अंदर एवरी मंथ केवल एक ही ओवम बनता है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा फॉलिकल्स भी तो मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक फॉलिकल ही क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। तो क्या होता है, ये इनहिबिन बाकी दूसरे फॉलिकल्स होते हैं उनको देता है नेगेटिव फीडबैक, ताकि उनमें क्या नहीं हो, डेवलपमेंट नहीं हो, केवल एक ही फॉलिकल डेवलप होना चाहिए। तो फर्स्ट डे FSH हार्मोन क्या करता है, एक फॉलिकल को क्या करता है, यहाँ पर डेवलप करता है। फॉलिकल मतलब बाहर इसके एक लेयर है, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और इसके अंदर जो सेल है उसे बोलते हैं oocyte सेल, oocyte, प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी फॉलिकल से बनता है, क्योंकि ये FSH हार्मोन इसको डेवलप करवा रहा है, तो बाद में बनती है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बच्चे ये लो, लेयर बढ़ती जा रही है इसके ऊपर, पहले लेयर कितनी थी, एक लेयर थी, अब 2 लेयर हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद में लेयर बढ़ती जा रही है तो इसका नाम हो जाता है बच्चे, जैसे जैसे इसके ऊपर लेयर बढ़ती जाती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ऐसे थर्ड लेयर, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जा रही है, तो इसका नाम हो जाता है टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में छोटी सी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर क्या है, oocyte भी है। कौन सा oocyte है बच्चे, तो आप कहोगे सर इसमें तो सेकेंडरी oocyte है। और ऐसे कुल मिलाकर फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 डे आता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी फेज चल रही है, सबसे पहले जो स्टेज आती है 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। और इसके बाद में जो फेज चलती है उसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका नाम है फॉलिकुलर फेज। 13 डे क्या होता है, ये टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, और इसमें एक बड़ी सी कैविटी दिखती है बच्चे, बड़ा सा स्पेस दिखता है, इस बड़े से स्पेस को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम। और इसके अंदर जो सेल होती है, इस सेल को बोलते हैं अपन सेकेंडरी oocyte, बोले तो ओवम। अब क्या होता है, जैसे ये ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो ग्रेफिन फॉलिकल बड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है, लार्ज अमाउंट में। मतलब एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल से। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल किसका सीक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है बच्चे। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसके पास में जाता है, एक तो जाता है हाइपोथैलेमस के पास में, और एक यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक किसके पास में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है वो देखते हैं। पहले कौन सा हार्मोन था, FSH। FSH के बाद में ये किसका डेवलपमेंट करवा रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट। ऐसे करते करते कौन सा डे आ गया, 13 डे। 13 डे जैसे ये ग्रेफिन फॉलिकल बनने वाला होता है, तो ग्रेफिन फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा देता है। और अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में जाकर किसका सीक्रेशन करवाएगा, FSH का सीक्रेशन करवाएगा। और एक किसका करवाएगा, LH का सीक्रेशन करवाएगा। मतलब LH का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और FSH का सीक्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्टूडेंट, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब FSH हार्मोन क्या हो जाएगा, पीक लेवल पर चला जाएगा। ऐसे ही ये फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक।
तो एक तो किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से FSH का लेवल भी बढ़ रहा है और LH का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरा फीडबैक एस्ट्रोजन किसको भी दे रहा होता है बच्चे, दूसरा फीडबैक है किसको दे रहा है, वो देख रहे होंगे आप, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे रहा है। तो यहाँ से भी ये किसका सीक्रेशन बढ़ा देता है, LH का सीक्रेशन बढ़ा देता है। तो LH का सीक्रेशन दो वजह से हो रहा है, एक तो इसकी वजह से हो रहा है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसे बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। LH सर्ज क्या होता है, तो 14th डे क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हो जाता है पीक लेवल, इसी को बोलते हैं LH सर्ज। और इसकी वजह से ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर, फट जाता है और फटने से यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा बच्चे, बाहर निकलेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। सेकेंडरी oocyte बोले तो ओवम, इसी को क्या बोलेंगे अपन, ओवम। और इस सेकेंडरी oocyte का ग्रेफिन फॉलिकल से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो बच्चे आप देख रहे होंगे ग्रेफिन फॉलिकल में से जब oocyte बाहर निकल जाता है तो इसका कुछ रेमनेंट बचता है पीछे, छिलका होता है ना, छिलका वो अंदर बच जाएगा इसके अंदर। ये वाला येलो कलर का मांस, किस कलर का मांस होता है ये, येलोइश बॉडी, येलो कलर का मांस यहाँ पर बचता है। इस येलो कलर के मांस को अपन क्या बोलेंगे बच्चे, इस येलो कलर के मांस को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है बच्चे। कॉर्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करवाता है, तो आप कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा है, येलो बॉडी है, किसका काम कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है, क्योंकि ये किसका सीक्रेशन कर रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। अगर इसके ओवम का, इस फीमेल के ओवम का फर्टिलाइजेशन इस स्तंभ के साथ में हो जाता है तो अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा, 9 मंथ तक मेंटेन रखेगा उसको। और अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह कॉर्पस ल्यूटियम बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट मास। कैसा मास बनता है बच्चे, व्हाइट मास, जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कैसा होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव स्केयर की तरह, एक निशान की तरह दिखाई देता है। और ये निशान की तरह दिखाई देता है तो अपन कह सकते हैं कि उसमें क्या स्टार्ट हो गया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था। इस प्रकार से टोटली कितने दिन में होता है साइकिल, 28 डे में कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फीमेल के अंदर FSH हार्मोन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो कैसे काम करते हैं बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, वही दे रखा है कि एक फीमेल में जो ओवम बनता है वो कैसे बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन, फिर बनती है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो ये कौन सी फेज है, फॉलिकुलर फेज। यहाँ से बाद में टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से क्या बन जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर क्या है, oocyte है। और यहाँ पर 14th डे, कौन से डे, 14th डे कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे सीक्रेट हुआ, तो बच्चे ने आंसर दिया सर ये तो ग्रेफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल भारी मात्रा में किसका सीक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से LH का सीक्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और LH का सीक्रेशन बढ़ने की वजह से ये ग्रेफिन फॉलिकल किसको बाहर निकाल देता है, ओवम को बाहर निकाल देता है बच्चे, इसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और बाद में जो रेमनेंट बचता है उसे क्या बोल रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम, पीत पिंड, येलो बॉडी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो LH का सीक्रेशन क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, डिक्रीज। और बाद में इसी कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बन जाती है, व्हाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो समझ में आ गया होगा, इनएक्टिव मास जो बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो बच्चे अगले पॉइंट की अपन बात करें, वो इसमें दे रखा है फंक्शन ऑफ FSH इन फीमेल। फीमेल में ये FSH क्या करवाता है वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। फॉलिक्यूलोजेनेसिस, पुट्टी की जनन। यह अंडाशय की अपरिपक्व पुटिकाओं को विकसित करता है, फॉलिकल्स को। कितने फॉलिकल को, एवरी मंथ एक फॉलिकल को ये डेवलप करता है, विकसित करता है। oogenesis है, अंडजनन, अंडाणु के विकास व निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, मतलब अंडे को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है FSH हार्मोन। और यह हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को भी प्रेरित करता है, बता दिया था आपको। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, परिपक्व ग्राफिन पुटक भारी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, वो देर का इसमें फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल। LH हार्मोन होता है वो फीमेल में क्या काम करता है, तो ये ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। बताया था आपको 14th डे LH का लेवल हो जाता है पीक लेवल, जिसे अपन क्या बोल रहे थे, LH सर्ज। और इसी की वजह से होता है ओव्यूलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण में भी सहायक होता है। LH हार्मोन होता है वो किसके निर्माण में सहायक होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक होता है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। किसको मेंटेन रखता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, डिजनरेट होने से रोकता है, टूटने से रोकता है, उसको मेंटेन रखता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा बच्चे। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव को भी प्रेरित करता है। मतलब कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव ज़्यादा होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी कम हो जाता है बच्चे। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन कंप्लीट। अगली बात करते हैं मध्य पाली से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से केवल एक हार्मोन स्रावित होता है, MSH, सीक्रेशन ऑफ पार्स इंटरमीडिया। मध्य पाली को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिया। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, MSH। और पश्च पाली से कितने हार्मोन हो रहे थे? दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। मिलेनोसाइट, मिलेनिन सेल होती है स्टूडेंट, मिलेनोसाइट सेल्स होती है। इसमें क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? MSH रिलीजिंग हार्मोन। और ये MSH रिलीजिंग हार्मोन पोर्टल सिस्टम से होता हुआ किसके पास में जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाएगा? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रेरित करने वाला हार्मोन। कौन सी सेल को? मिलेनोसाइट सेल्स को, कोशिकाओं को स्टिमुलेट। और मिलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से सीक्रेशन करती है किसका? मिलेनिन पिगमेंट का संश्लेषण करती है, सिंथेसिस। तो MSH हार्मोन होता है मिलेनोसाइट सेल्स को मिलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। और ये मिलेनिन पिगमेंट होता है, क्या करता है? त्वचा का रंग निर्धारित करता है। अगर किसी की बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा है तो कलर कैसा होगा? डार्क होगा। और अगर किसी की बॉडी में मिलेनिन का सीक्रेशन कम है, सिंथेसिस कम हो रहा है ये, तो उसकी त्वचा का रंग, स्किन का कलर थोड़ा सा वाइट होगा स्टूडेंट। तो किसी का डार्क होना स्किन का या स्किन का थोड़ा सा वाइट होना किस बात पर डिपेंड करता है? मिलेनिन पिगमेंट की बात पर डिपेंड करता है। साइट मतलब कोशिका, हिस्ट मतलब उत्तक। फंक्शन, ये हार्मोन मेलेनोसाइट कोशिकाओं में मिलेनिन वर्णक के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, गहरा, थोड़ा काला, डार्क काला हो जाएगा बच्ची। ऐसे अपन बात करते हैं जैसे MSH हार्मोन सनलाइट में अधिक स्रावित होता है। अगर कोई धूप में चला गया, कोई धूप में चला जाता है तो MSH हार्मोन ज़्यादा बनता है सनलाइट में, MSH ज़्यादा, मिलेनिन पिगमेंट क्या बनेगा? ज़्यादा, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। डार्कनेस, अंधेरे में आ गया, धूप से अंधेरे में आ गया तो MSH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, मिलेनिन का सिंथेसिस कम, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? लाइट कलर इन स्किन, स्किन का कलर थोड़ा सफेद हो जाएगा बच्चे। अगले हार्मोन की अपन बात करें, वो दे रखा है पश्च पाली से स्रावित होने वाले हार्मोन। पश्च पाली से स्रावित होने वाले हार्मोन कितने हैं बच्चे? दो है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन के चांस बनते हैं। ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मतलब मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कौन सा था? ये ध्यान रखना, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन था प्रोलैक्टिन, लेकिन ये बोल रहा है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, इसमें ग्रंथियां होती हैं, वहां से मिल्क को बाहर निकलवाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध विमोचक हार्मोन बोलते हैं इसको, दुग्ध को विमोचित करवाने वाला हार्मोन। यह इन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, सीक्रेशन को। दुधारू पशुओं में दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए या दुग्ध स्रावित करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चे। कुछ ऐसे दुधारू पशु होते हैं जो दूध देते नहीं हैं, उछल जाते हैं, तो उन पशुओं को दूध सीक्रेट करवाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगा देते हैं? ऑक्सीटोसिन। लेकिन ये 1 जुलाई 2018 में क्या हो चुका है? बैन हो चुका है भारत में, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। अगली पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, वो कौन सा है इसमें? ऑक्सीटोसिन का लेबर पेन हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन, प्रसव के समय स्रावित होता है। गर्भपात का हार्मोन भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको, क्योंकि गर्भपात करवा देता है अगर ये ज़्यादा हो गया तो बॉडी में। और इसी को बोलते हैं लव हार्मोन, प्रेम का हार्मोन, मातृत्व का हार्मोन या वात्सल्य का हार्मोन। एक बच्चे का माँ से, मतलब माँ का बच्चे से जो लगाव होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। और जब कोई छोटा बच्चा अपनी मदर के यूट्रस में डेवलप हो जाता है 9 मंथ तक, तो 9 मंथ के बाद में उसमें लेबर पेन स्टार्ट होता है, प्रसव पीड़ा। वो किसकी वजह से स्टार्ट होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से स्टार्ट होती है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के थ्रू किसके पास में आता है? यूट्रस की मायोमेट्रियम के पास, मध्य स्तर के पास में, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देता है और उसी से स्टार्ट होता है लेबर पेन। अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, दे रखा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। ये हार्मोन वैसो कॉन्ट्रिक्शन, वह सेल्स होती है उनका कॉन्ट्रिक्शन करवा देता है। पहले वह सेल्स का साइज बड़ा था, लेकिन इस वैसोप्रेसिन के हार्मोन की वजह से वह सेल्स का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, मतलब उसका डायमीटर क्या हो गया? छोटा। तो बीपी क्या हो जाएगा उसका? इंक्रीज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बॉडी में। रुधिर वाहिका संकुचक को प्रेरित करता है।
अन्य नाम क्या है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। फंक्शन क्या है? यह हार्मोन डायूरेसिस प्रक्रिया के दौरान पानी की क्षति को कम करता है। डायूरेसिस का मतलब होता है पानी का नुकसान, लेकिन ये लॉस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो देखते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, वो ब्लड के माध्यम से किसके पास में आता है? किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, नेफ्रॉन। ये क्या है बेटा? किडनी की इस मोलेस्टेंट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो आगे वाला पार्ट होता है, जैसे इसमें कोई आर्ट्रियोल आ रही है, कौन सी आर्ट्रियोल? एफरेंट आर्ट्रियोल। ये कौन सी है? ईफरेंट आर्ट्रियोल। और यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूलर पार्ट, इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नीचे जब ये ट्यूब बनाती है, इस नीचे वाले ट्यूब को बोलते हैं लूपोफेनले। और आगे वाला पार्ट होता है इसका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, किसके ऊपर काम करता है? डीसीटी पार्ट के ऊपर काम करता है। और यहाँ से किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है? वाटर को उठा लेता है बच्चे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा देता है ये वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, तो यूरिन में पानी क्या आएगा? कम आएगा, यूरिन कम बनेगा उसका। मतलब क्योंकि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन क्या बनेगा? कम, मूत्र कम बनेगा। और ऐसे अपन कह सकते हैं कि यह हार्मोन नेफ्रॉन की डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, तथा सीटी, संग्राहक नलिका पर पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। अवशोषण को बढ़ा लेता है, उठा लेता है पानी को वापस, जिससे मूत्र सांद्र हो जाता है, मूत्र गाढ़ा हो जाता है बच्चे। मूत्र में अगर पानी कम है तो मूत्र कैसा हो जाएगा? सांद्र, कंसंट्रेटेड यूरिन। और अगर यूरिन में पानी ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन। तो वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने से यूरिन कैसा हो जाता है? कंसंट्रेट। और अगर वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम हो गया तो यूरिन क्या बनेगा? ज़्यादा, मतलब उसको बारी बारी से पेशाब जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हो डायूरेसिस क्या होता है? पानी की बर्बादी, मूत्र निर्माण में पानी की बर्बादी। अगर किसी में डायूरेसिस हो रहा है, डायूरेसिस क्यों होता है वो देखते हैं बच्चे। इसमें दे रखा है डायूरेटिक पदार्थ कौन से होते हैं जो डायूरेसिस करवा देते हैं? एडीएच के स्राव को संदमित करते हैं। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्राव को क्या कर देते हैं? संदमित रोक देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होगा इसका? मूत्र में पानी की अधिकता, मतलब तनु मूत्र बनेगा और बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। तो डायूरेटिक पदार्थ कौन से होते हैं? चाय, कॉफी, शराब, एल्कोहल, बियर, ये होते हैं। एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ट्रिपल स्टार पॉइंट बच्चे। एडीएच या वैसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, बारी बारी से पेशाब जाना पड़ता है, इसे बोलते हैं उद्दक में है, बार बार पेशाब जाना। लेकिन इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लगता है, ग्लूकोज आता है तो इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, मूत्र में ग्लूकोज का स्राव। इस प्रकार से ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है बच्चे? कंप्लीट। अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। तो बच्चे आपको शायद ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और बहुत ही कम टाइम में आपके बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।